तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो यहाँ से हमारी यूनिट 1 स्टार्ट हो रही है और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, और उसके बाद मेनली हम लोग बात करेंगे अपने होम्योस्टेसिस के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, तो ये हमारा बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला हो गया हमारे यहाँ पे पैथोलॉजी और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजी। अब देखो, जो पैथोलॉजी होती है ये हमारी बायोलॉजिकल साइंस या फिर कह सकते हो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जितनी भी तरह की बीमारियां हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं तो उनके बारे में जो भी स्टडी होती है, यानी कि वो कैसे होती हैं और उनका क्या मैकेनिज्म होता है, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग पैथोलॉजी में करते हैं। और फिजियोलॉजी क्या होती है? देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा है। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? हमारी बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब देखो, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बन गया? पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? देखो, पैथोफिजियोलॉजी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज चेंजेस दैट अकर्स इन बायोलॉजिकल फंक्शंस कॉज्ड बाय अ डिजीज। यानी कि सिंपली देखो, अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है ना, यानी कि हमें कोई भी डिजीज वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी हमारी बॉडी जो है उस बीमारी के प्रति कैसा रिस्पॉन्स करती है, यानी क्या क्या जो है चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग अपनी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग इसका जो है एक ब्रेक करना चाहें इस पैथोफिजियोलॉजी को, तो देखो यहाँ पे पैथोस मतलब हमारा हो गया डिजीज यानी कि बीमारियाँ, और फिजियो मतलब हो गया हमारे यहाँ पे नेचर या फिर कह सकते हो बायोलॉजिकल फंक्शन, और लॉजी मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी। यानी कि बीमारियों की वजह से हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस में जो जो भी चेंजेस आते हैं उन्हीं की स्टडी हम लोग अपनी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है, तो दो कॉमन टर्म्स आप लोग को पूरी पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी ही चाहिए। अब इसमें पहला है हमारे यहाँ पे इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी क्या होता है? देखो, हमें कोई भी बीमारी होती है तो वो किसी ना किसी वजह से होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो हमारी बीमारियों के जो भी रीजन्स होते हैं, जो भी कॉजेज होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है वो हमारी क्या होती है? इटियोलॉजी। देखो, एक चीज़ समझो, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। अगर किसी चीज़ के पीछे लॉजी अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ की स्टडी। अब जो चीज़ लगा हुआ है उसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे पैथोजेनेसिस के बारे में, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मोड, मैनर और मैकेनिज्म ऑफ डिजीज फॉर्मेशन। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, हमें कोई भी बीमारी होती है तो वो कुछ यहाँ पे स्टेप्स में होती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ? हमारी जो कोई भी सेल है, ठीक है, वो डैमेज हो गई, और उसकी वजह से हमारा जो टारगेट ऑर्गन है वो डैमेज हो गया, और धीरे धीरे करके क्या हुआ? हमें जो है कोई भी बीमारी हो गई या फिर डिजीज हो गई। तो यहाँ पे देखो, कोई भी जो हमें डिजीज हो रही है तो उसके होने का जो मोड है, यानी कि वो किस तरीके से हो रही है, किस मैकेनिज्म में काम कर रही है, या फिर उसका क्या मैनर है, तो उस चीज़ की जो स्टडी होती है वो हम लोग अपने पैथोजेनेसिस में करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने होम्योस्टेसिस के बारे में। अब देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो हमारा होम्योस्टेसिस का टॉपिक है इसको आप लोग ऑलरेडी अपनी HAP में यूनिट 1 के अंदर पढ़ चुके हो, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप लोग को तैयार है तो आप लोग यहाँ से वीडियो लेक्चर स्किप भी कर सकते हो, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या फिर आप लोग को दोबारा से रिवाइज करना है तो यहाँ से आप लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हो। तो बात करें हम लोग यहाँ पे होम्योस्टेसिस की, तो ये हमारे यहाँ पे दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया हमारे यहाँ पे होम्यो और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे स्टेसिस। अब देखो, होम्यो का मतलब होता है यहाँ पे सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। अब देखो, ये सारी बातें आप लोग हटाओ और सिंपली एक बात आप लोग समझो कि यहाँ पे हमारे दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मतलब है कि जो हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी माहौल है, जैसे इस टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, 40 डिग्री 45 डिग्री। और ठंडियों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है ना, 10 डिग्री और 20 डिग्री यहाँ तक जाता है। तो देखो, ये तो हो गया हमारी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी हमारी बॉडी के आसपास का माहौल कैसा है। और एक हो गया हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है ना, और हमारी किडनी यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर का जो माहौल होता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट।
जैसे कि यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर का जो पीएच है वो कैसा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। जैसे टेम्परेचर हमारी बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आप सभी को पता है। और हमारी बॉडी का एक एसिड बेस लेवल यहाँ पे मेंटेन है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बाय मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग अ पीएच, टेम्परेचर, एसिड बेस लेवल एटसेट्रा। देखो यहाँ पे होम्योस्टेसिस ना हमारी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने जो अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको यहाँ पे एक कांस्टेंट मेंटेन रखती है। देखो इसको थोड़ा सा समझना। जैसे देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो देखो गर्मियों में हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, यानी कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो कितना होता है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा जो है 40 से तो ऊपर ही रहता है। तो यार देखो यहाँ पे हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे तो टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री 40 डिग्री चल रहा है और हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे ज़रूरत कितनी है 37 डिग्री सेल्सियस की। तो देखो यहाँ पे हमारी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखती है। भले यहाँ पे बाहर कितना भी टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, चाहे बाहर 45 हो, चाहे यहाँ पे ठंडियों में बात करें तो टेम्परेचर कितना भी लो चला जाए, आप अपनी बॉडी को अगर मेजर करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना आएगा, उसका 37 ही आएगा। तो यहाँ पे जो बॉडी की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। या फिर बात करें तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल पीएच यहाँ पे 7.4 होता है। तो उस पीएच को मेंटेन रखने की एबिलिटी या फिर बॉडी के अंदर एक नॉर्मल एसिड बेस लेवल को मेंटेन रखने की एबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वही हमारे यहाँ पे होम्योस्टेसिस के अंदर आती है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो अब यहाँ पे अगर इन दोनों चीज़ों से समझे तो होम्यो मतलब सेम और स्टेसिस मतलब स्टेट, यानी कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को यहाँ पे सेम स्टेट यानी कि कांस्टेंट स्टेट में बनाए रखना ही हमारा क्या होता है, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं अपने फीडबैक सिस्टम्स के बारे में। अब देखो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, अब देखो नॉर्मली तो वो चलो यहाँ पे मेंटेन रहता है कांस्टेंट लेवल पे, लेकिन मान लो अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, यानी कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, जैसे कि हमारी जब तबीयत वगैरह खराब होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लो बॉडी का पीएच यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा लिया, यानी कि आप लोगों ने बहुत स्पाइसी खा लिया, तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, व्हेन देयर आर सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी, देन बॉडीज फीडबैक सिस्टम वर्क्स टू टेक इट बैक इनटू द नॉर्मल और इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे देखो फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फीडबैक सिस्टम हमारे वो सिस्टम होते हैं कि जब भी हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने का काम हमारा कौन करता है, फीडबैक सिस्टम। यानी कि आप लोग सिंपली कह सकते हो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हमारा काम कौन करता है, फीडबैक सिस्टम। देखो फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है मतलब उसका रिप्लाई देना किसी चीज़ का, है ना, कि आप लोग अपना क्या फीडबैक दे रहे हो। तो यहाँ पे बॉडी का जो फीडबैक सिस्टम है वो यहाँ पे क्या करता है, जब भी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो अपना उसके प्रति फीडबैक देता है, यानी उसको रिस्पॉन्स करता है और उसको दोबारा से नॉर्मल लेवल पर लेके आता है। अब फीडबैक सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ पे 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे इफेक्टर। तो इन तीनों को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने रिसेप्टर के बारे में। तो अ रिसेप्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स डिटेक्ट्स चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। यानी कि देखो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो उसको सबसे पहले आप कह सकते हो पहचानने का या फिर डिटेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, रिसेप्टर करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अपने कंट्रोल सेंटर के बारे में। अ कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी इज रिसीव द इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड जनरेट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स और अदर केमिकल सिग्नल्स। यानी कि देखो जो हमारा रिसेप्टर है, तो जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उनको जब ये डिटेक्ट करता है तो उसको यहाँ पे किसके पास भेजता है, कंट्रोल सेंटर के पास। और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उसके रिस्पॉन्स में एक आउटपुट जनरेट करता है। देखो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल सिंपली समझो, ये जो कंट्रोल सेंटर है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्रेन ही होता है। अब अगर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है तो यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं। देखो हमारी बॉडी में जब कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हमें उसको सबसे पहले उसको डिटेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, सेंसरी नर्व्स। और सेंसरी नर्व्स ही हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं।
तो यहाँ पे ये उसको डिटेक्ट करते हैं और किसके पास भेजते हैं, यहाँ पे सेंसरी नर्व से हमारा सिग्नल किसके पास जाता है, ब्रेन के पास। और ब्रेन यहाँ पे क्या करता है, ब्रेन यहाँ पे उसके रिस्पॉन्स में अपना आउटपुट जनरेट करता है, यानी कि उसको ठीक करने के लिए एक हमारा कमांड जनरेट करता है। और फिर कमांड को यहाँ पे भेजता किसके पास से, हमारे इफेक्टर के पास से। और इफेक्टर हमारे क्या होती हैं, इफेक्टर होती है हमारी मोटर न्यूरॉन्स। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ब्रेन, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नर्वस सिस्टम वाला लेक्चर देख लेना। और देखो अगर नहीं भी पता है तो भी आप लोग सिंपली समझो कि रिसेप्टर हमारा क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन के पास भेजता है, और ब्रेन हमारा एक कमांड जनरेट करता है उसके रिस्पॉन्स में, जिसको भेजता है हमारे इफेक्टर के थ्रू। तो इफेक्टर हमारा क्या होता है, इफेक्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड रिस्पॉन्ड टू द कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर। यानी कि देखो जो हमारा ब्रेन है यानी कि कंट्रोल सेंटर है, ये जब यहाँ पे आउटपुट को जनरेट करता है यानी कि हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करता है हमारी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में, तो उसको हमारा यहाँ पे जो इफेक्टर है वो रिसीव करता है, और जो भी हमारे कंट्रोल सेंटर का कमांड है उसके प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि हमारी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ठीक करने का काम करता है। अब देखो जो हमारा फीडबैक सिस्टम है तो ये हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से आप लोग ये मत कंफ्यूज हो कि पॉजिटिव वाला बहुत अच्छा है, नेगेटिव वाला बहुत बेकार है। देखो दोनों ही यहाँ पे फीडबैक सिस्टम है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो, और दोनों ही यहाँ पे हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को यहाँ पे बराबर बनाए रखने के लिए होते हैं। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे नाम क्यों पड़ा है, देखो नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव हमारा जैसे कोई भी हमारी बॉडी में अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसको यहाँ पे कम करने का काम करता है, और पॉजिटिव हमारा क्या करता है, देखो पॉजिटिव आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको बढ़ा देता है। देखो पॉजिटिव यहाँ पे पहली बात तो बहुत रेयर केस में एक्टिव होता है, और देखो ये भी हमारे बॉडी के भले के लिए ही एक्टिव होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर फायदे के लिए ही एक्टिव होता है। अब देखो इसको हम लोग अभी जब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इन दोनों को यहाँ पे जो है अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। अब निगेटिव क्या होता है, अ निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेज टू रिवर्स और डिक्रीज द चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि जब भी हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसको यहाँ पे क्या करता है, रिवर्स यानी कि बदलने का, या फिर डिक्रीज यानी कि कम करने का काम हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम करता है। अब देखो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हम लोग को जनरली देखने को मिलता ही रहता है हमारी बॉडी में। अब जैसे इसके एक एग्जांपल की बात करें तो हमारा हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मान लो आप लोग एक कंडीशन ले लो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कहीं पे दौड़ के गए हुए हो। अब जब आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं दौड़ के गए हुए हो तो क्या होगा, देखो जब आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ोगे तो अचानक से क्या होगा, आप लोग का हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस हमारी वो वजह होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दौड़ा तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, और ये जो हमारा हार्ट रेट बढ़ा है इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह हमारी क्या है, हार्ट रेट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टिमुलस। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, डिटेक्ट करने का काम करना है। तो डिटेक्ट यहाँ पे या फिर इसको पहचानने का काम कौन करेगा, हमारा रिसेप्टर करेगा। तो रिसेप्टर हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, बैरो रिसेप्टर। ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं एंड सेंड्स इनपुट टू द कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी बैरो रिसेप्टर जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है इसको यहाँ पे इन्होंने डिटेक्ट किया, और इसको यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो कि जो भी हमारा सिग्नल है उसको यहाँ पे ब्रेन के पास जो है भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो ये सारी नर्व इम्पल्स वगैरह आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़ा तो उसको आप लोग जाके देख लो, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। अब कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन कलेक्ट्स इनपुट, यानी कि इनपुट को हमारे रिसेप्टर से जो है कलेक्ट किया, और उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, एक हमारा आउटपुट को जनरेट किया। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इफेक्टर है, तो इफेक्टर है यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स ने क्या किया, हमारे ब्रेन से आउटपुट को रिसीव किया, और यहाँ पे क्या हो गया, एंड गेट्स डायलेटेड। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे जो हमारी ब्लड वेसल है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल की जो है एक नॉर्मल सी साइज होती है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है। देखो यही तो हमारी प्रॉब्लम है, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या है, हमारा इंक्रीज है। अब एक बात बताओ, ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या होता है, आप लोग इसे समझते क्या हो। देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल है ना, तो यहाँ पे जो इसकी वॉल्स हैं, वॉल्स मतलब ये जो हमारी दीवार है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो जब बढ़ जाता है तो उसी को तो हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना, यानी कि ब्लड यहाँ पे बहुत ही प्रेशर से फ्लो हो रहा है। तो अगर ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये यहाँ पे डायलेट हो जाए,
डायलेट का मतलब क्या होता है? देखो, डायलेट का मतलब होता है थोड़ा सा साइज बढ़ जाना, या फिर कह सकते हो चौड़ा हो जाना। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पे चौड़ी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये क्या हुआ, देखो इनका साइज यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, इनकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे जो हमारा ब्लड था, जो प्रेशर से फ्लो हो रहा था, जो इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा था, वो क्या होगा, वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, और जो हमारा ब्लड है वो यहाँ पे बिल्कुल आराम से फ्लो होने लगेगा। और जो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा जो इफेक्टर है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, और जो भी हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल एंड बॉडी रिटर्न्स टू होम्योस्टेसिस। यानी कि देखो जो भी ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है। तो अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ तो समझ ही गए हो कि फीडबैक सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को ही मेंटेन करने का काम करता है। तो निगेटिव को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो देखो ये क्या होता है, अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्सेज टू इंक्रीज द चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी कि जब भी हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको तो यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे लेके आना चाहिए ना, उसको बढ़ाना क्यों है, मतलब अगर वो बढ़ेगा तो फिर सही कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, देखो ये चीज़ भी हमारे अच्छे के लिए ही होती है। यानी कि देखो ये हमारा एक टाइप का फीडबैक सिस्टम है, और फीडबैक सिस्टम हमेशा हमारे बॉडी के भले के लिए ही काम करता है। अब इसके एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे कि यहाँ पे जो है ये क्यों जो है चेंजेस को बढ़ा देता है। देखो बढ़ाने के बाद भी हमारी बॉडी के लिए जो है बेनिफिशियल ही होता है। देखो जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब भी यहाँ पे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और फाइनली जब उसका चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, तो यहाँ पे देखो हमारे क्या क्या केसेज होते हैं और कैसे हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है काम करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स फोर्सेज बेबीज बॉडी और हेड टू सर्विक्स। यानी कि यहाँ पे मदर की जो यूट्रस वाल है, सबसे पहले वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा, जिसकी वजह से बेबी की जो बॉडी है या फिर जो भी हेड है वो यहाँ पे सर्विक्स की तरफ यहाँ पे फोर्स होगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे स्टीमरस। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अल्टीमेटली जो मदर की सर्विक्स है उसकी यहाँ पे स्ट्रेचिंग चालू हो गई, यानी कि वो थोड़ा सा यहाँ पे फैलना चालू हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो यहाँ पे हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता तो क्या होता, यहाँ पे ये सर्विक्स की स्ट्रेचिंग को कम कर देता। जबकि इस टाइम क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग जो है जितनी ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, उतनी आसानी से बेबी जो है हमारा बाहर आ सकेगा। तो यहाँ पे हमारा काम करता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के रिसेप्टर होते हैं वो है स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स। तो जो भी मदर के स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं वो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को इनपुट भेज देती हैं, और ब्रेन यहाँ पे क्या करता है, आउटपुट को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इनपुट को रिसीव किया और यहाँ पे आउटपुट को जनरेट किया बाय रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन। अब देखो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है इसने क्या किया, इसने यहाँ पे मदर की यूट्राइन मसल्स को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया, यानी और ज़्यादा सिकुड़ना चालू कर दिया। देखो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, यूट्राइन मसल्स जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सर्विक्स यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। देखो दोनों यहाँ पे अपोजिट काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सर्विक्स स्ट्रेच क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना। तो यहाँ पे मदर की यूट्रस वॉल्स हमारी जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, सर्विक्स यहाँ पे उतना ज़्यादा ही स्ट्रेच होगा। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, ये मदर की यूट्राइन मसल्स को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्विक्स और ज़्यादा स्ट्रेच होता है, और बेबी की जो बॉडी होती है वो क्या होता है, यहाँ पे उस सर्विक्स को और ज़्यादा स्ट्रेच करना चालू कर देती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो बात करें तो इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉजेज रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन विच रिजल्ट्स इन मोर स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। यानी कि यहाँ पे सिंपली देखो जो सर्विक्स है वो जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, और उस ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सर्विक्स दोबारा से और स्ट्रेच होगा। यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर जो कि चलती रहेगी जब तक यहाँ पे बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। और जैसे ही बेबी का बर्थ होगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएंगी, और हमारा यहाँ पे निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा, यानी इसको पूरा अपोजिट कर देगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे बड़ी थी उनको नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। तो इस तरीके से हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।
बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेल इंजरी और कॉजेज ऑफ सेल इंजरी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।